तो चैप्टर 10 इज ऑल अबाउट वैल्यूएशंस प्रिंसिपल्स। यहाँ पे अपने को क्या स्टडी करने को मिलेगा? नीड फॉर बिजनेस वैल्यूएशन एंड सोर्स ऑफ वैल्यू इन बिजनेस। वेरियस अप्रोच टू वैल्यूएशन, कौन से अप्रोच है जो लगा सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल्स, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ वैल्यूएशन एंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन बिजनेस वैल्यूएशन, ये अपने को स्टडी करने को मिलेगा। ठीक है। तो वैल्यूएशंस मींस क्या होता है? प्राइस व्हाट यू पे एंड वैल्यू व्हाट यू गेट, यानी कि जो अपना पे करते हैं और वैल्यू जो अपने को मिलता है वापस में। ठीक है। प्राइस एंड वैल्यू आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टिंग। प्राइस इज अवेलेबल फ्रॉम स्टॉक मार्केट एज नोन टू ऑल। ठीक है। वैल्यू इज बेस्ड ऑन इवेल्यूशन एंड एनालिसिस ऑफ वैल्यूअर एट पॉइंट इन टाइम। There is no method or formula to put a through precise number on valuation of assets. There are uncertainties associated with input that go into valuation process. ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। Valuation is often considered an art as well as science. It requires combination of knowledge, experience, professional judgment in arriving at fair valuations of any assets. ठीक है। तो वाई वैल्यूएशन इज रिक्वायर या आर रिक्वायर्ड। ठीक है। While purpose of carrying out valuation could vary from person to person, some of the reason for carrying out valuation of asset, business and liability are followed. Just like buying a business as part of investment exercise, अगर आपको कोई बिजनेस बाय करना है, ठीक है, तो अगर आपको अपना बिजनेस सेल करना है तो आपको पता रहना चाहिए कि आपकी वैल्यूएशन क्या है। मर्जर एंड एक्विजिशंस, जनरल सेंस ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस टू ऑनर, फेयर ट्रीटमेंट टू डिफरेंट सेट ऑफ स्टेक होल्डर इन केस ऑफ इक्विटी स्वैप। ठीक है। अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड अदर रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। तो इसलिए अपने को वैल्यूएशंस का पता होना चाहिए। whatever may be the object of valuation, जो भी अपने ऑब्जेक्ट है इतने अपन ने बता दिए। द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इज रिलेटिव प्राइस टू वैल्यू एंड एस्टिमेट इट्स फेयर प्राइस। ठीक है। वैल्यूएशन प्राइस टू वैल्यू में होता है और उसके फेयर प्राइस में होता है, ओवर प्राइस या अंडर प्राइस में होता है। गिवन द लिमिटेशन इन वैल्यूएशन प्रोसेस, वैल्यूअर टिपिकली प्रेजेंट मल्टीपल सिनेरियो दैट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइमरी वेरिएबल ऑन आउटपुट सोर्स ऑफ वैल्यू इन बिजनेस, अर्निंग एंड असेट्स। ठीक है। तो अर्निंग और असेट्स सबसे बड़ा सोर्स होता है। वॉरेन बफेट ने कहा है, देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ वैल्यू इन बिजनेस। अगर किसी भी बिजनेस की वैल्यू पता करनी है तो उसकी अर्निंग और असेट्स कितनी है वहां से पता कर सकते हैं अपन। एनी असेट वाट वेदर अ फाइनेंशियल सच एज स्टॉक और बॉन्ड और रियल असेट जनरेट टू स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, पीरियोडिक अर्निंग एंड फाइनल इनफ्लो ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक है। In case of bond, coupon produce earning and redemption sale of bond in the market produce one time cash flow। तो जैसे बॉन्ड में क्या होता है कि पीरियडिक अर्निंग कैसे आती है? जो भी अपने को कूपन रेट या इंटरेस्ट मिलता है, और सेल ऑफ बॉन्ड करने से जो वन टाइम कैश फ्लो प्राप्त होता है। इक्विटी ऑल्सो प्रोड्यूस अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड वन टाइम कैश फ्लो ऑन सेल। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी से क्या अर्निंग मिलती है? एक तो डिविडेंड, दूसरा जब अपन सेल करते हैं तो वन टाइम कैश फ्लो। रियल एस्टेट प्रोवाइड रेंटल इनकम एंड एप्रिसिएट कैपिटल वैल्यू ऑन सेल। तो ये सब होते हैं पीरियडिक अर्निंग एंड फाइनल कैश फ्लो। ये तीनों टाइप्स में मैंने बताया आपको, बॉन्ड में, इक्विटीज में एंड रियल एस्टेट्स में। Business are stabilized for same reason, to generate cash flow in the form of earning and the potential to realize cash flow from the sale of tangible and intangible assets. If earning are not sufficient, they die down and owner process to collect their money from liquidation of business and assets.
ठीक है, अर्निंग ज्यादा सफिशिएंट नहीं है तो क्या करती है, कोई भी ऑनर क्या करता है, अपने असेट्स एंड बिजनेस को सेल करता है। ठीक है, लेंडर ऑल्सो थिंक द सेम वे। ठीक है, लेंडर विल फर्स्ट एंश्योर दैट बिजनेस विल बी एबल टू जनरेट द कैश फ्लो टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन बिफोर मेकिंग द लेंडिंग। लेंडर एश्योर करता है कि क्या वो बिजनेस कैश जनरेट कर पाएगा, कैश फ्लो जनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तभी वो लोन देते हैं। द कोलेटरल ऑफर इज नॉट प्राइमरी कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग, इट इज ओनली अ फॉल बैक मैकेनिज्म टू रिकवर देयर मनी इफ द कैश फ्लो एस्टिमेट प्रूव रॉन्ग। तो जो कोलेटरल लिया जाता है उसका क्या क्या कारण है, कि अगर आपका बिजनेस फेल हो गया तो उस कोलेटरल को सेल करके अपन अपना रिकवरी कर सके। It is also important to note that capability of business asset to pay up all liability and settle the equity holder is always doubtful. Assets may be worth a lot less than what they appear for balance sheet. तो कई बार क्या होता है कि असेट्स की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखती है और रियल में जब उसको सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अप्रोच टू वैल्यूएशंस कैसे होता है। असेट्स वैल्यूएशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहला होता है कॉस्ट बेस्ड, सेकंड होता है कैश फ्लो बेस्ड, ठीक है, और थर्ड होता है सेलिंग प्राइस बेस्ड। तो पहला कॉस्ट बेस्ड क्या होता है, अंडर दिस अप्रोच असेट्स इज वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट दैट नीडेड टू बी इनकर्ड टू क्रिएट इट। द ऑप्शन इज सुटेबल ओनली फॉर बायर हु हैज चॉइस बिटवीन बाइंग वर्सेस मेकिंग। Most investors in the stock market typically do not have choice to build and run a company on their own. Hence, this approach is generally not suitable for financial investors. Strategic investor who intended to carry on the business into the long term may consider using this approach. तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म में गेम करना है उनके लिए स्टॉक मार्केट सही होता है एज पर कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। ठीक है, सेकंड होता है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। तो ये इसमें कौन सा होता है, या इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। अप्रोच असाइन वैल्यू टू एन असेट बेस्ड ऑन व्हाट एन इन्वेस्टर वुड बी विलिंग टू पे फॉर कैश फ्लो जनरेटेड बाय द असेट। इन्वेस्टर कितना पे करने को तैयार है जितना हमारा असेट्स कैश फ्लो जनरेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस अप्रोच टिपिकली इन्वॉल्व वैल्यूइंग an asset by discounting its cash flow at a suitable rate that reflect the rate of return. इंट्रिंसिक वैल्यूएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट होता है रिस्क न्यूट्रल, सेकंड होता है रियल वर्ल्ड वैल्यूएशन। तो रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व एडजस्टिंग द कैश फ्लो बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग द कैश फ्लो। इट इज देन डिस्काउंट एट रिस्क फ्री रेट। इंश्योरेंस कंपनी आर टिपिकली वैल्यू यूजिंग दिस अप्रोच। तो रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन कौन यूज करता है, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, रियल वर्ल्ड वैल्यूएशन कौन करता है, इट इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द मोस्ट लाइकली कैश फ्लो एंड डिस्काउंटिंग इट एट अ रेट ऑफ रिटर्न दैट रिफ्लेक्ट द रिस्क फ्री रेट प्लस सुटेबल रिस्क प्रीमियम टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटी इन द कैश फ्लो। ठीक है, ऐसा कैश फ्लो जिसको एस्टिमेट करना और डिस्काउंट करना रेट ऑफ रिटर्न दैट रिफ्लेक्ट द रिस्क फ्री रेट, उसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड वैल्यूएशन। फिर होता है सेलिंग प्राइस बेस्ड अप्रोच। Under this approach, assets is value based on some similar assets. Various valuation ratio PE, PB, EV by EBITDA can be used for valuation. तो सेलिंग प्राइस के लिए सेम सिमिलर असेट से उसका प्राइस को कंपेयर किया जाता है, पीई, पीबी, ईवी, ईबिटा, ये सब रेशोस को यूज करके। कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन ऑफर involve technical assessment by engineer and it's seldom employed by financial investors. Hence, we shall discuss the other two techniques. तो जो कॉस्ट बेस्ड होता है उसमें बहुत सारी टेक्निकल असेसमेंट की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है ये है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल फॉर बिजनेस वैल्यूएशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से फोकस करना है अपने को। कंसिडर अ बॉन्ड ऑन ऑफरिंग विच जनरेट 9% एज इंटरेस्ट पर एनम एंड गेट रिडेम एट द एंड ऑफ 10 years on its face value of 1 lakh. Current prevailing interest rate in the economy are also 9% for this maturity and credit quality. What would be the value of this bond today? ठीक है, रिडीम कितने में हो रहा है? 1 लाख में। ऑफर कितना कर रहे हैं? 9% पर एनम। ठीक है, 10 साल बाद रिडीम हो रहा है। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन द प्रेजेंट वैल्यू of all future cash flow discounted at prevailing interest rate of 9, as both coupon and expected return are same, it would turn out with the face value of 1 lakh. If expected rate of return by investor is higher than 9, then bond would have value less than 1 lakh. It is simply mathematical based on present and future value computations. This is an example of discounted cash flow model for bond valuation. Actually, every assets or liability is priced the same way. Assets are acquired at cost and expectation is for this asset to generate a combination of earning और कैपिटल गेन। तो अर्निंग भी होनी चाहिए और कैपिटल गेन भी होना चाहिए जब हम अपन सेल असेट्स को सेल कर रहे हैं। If the bond is replaced with equity, the coupon will be replaced with dividend and redemption value by expected sale proceed from the sale of equity, जो अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा था। इन केस ऑफ बॉन्ड बोथ क्वांटम ऑफ कैश फ्लो एंड देयर टाइमिंग वेयर नोन। लेकिन देखिए, बॉन्ड में कैश फ्लो का टाइमिंग अपने को नोन है, ठीक है, कैश फ्लो एंड देयर टाइमिंग। लेकिन इक्विटी में कैश फ्लो का टाइमिंग अननोन रहता है, ठीक है, और अनसर्टेन रहता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूइंग एट asset based on its cash flow can be extended to valuing business based on their earning, profit, or more precise cash flow and terminal value. The discounted cash flow model are used to value business. This valuation come with significant error of judgment based on inability to measure quantum and timing of future cash flow with certainty. Discount cash flow DCF approach to valuation is most appropriate approach for valuation when there three things are known. डिस्काउंट कैश फ्लो कब सबसे अप्रोप्रिएट है? जब स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो नोन है, टाइमिंग ऑफ दिस कैश फ्लो नोन है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर ये अपने को पता है। ये थ्री थिंग्स। वंस दे थ्री पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, इट इज सिंपल मैथमेटिक्स टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। In valuing a business, the cash flow at various stage over its expected life is considered. A rational way to find the value of business may be first and the inflow over and outflow। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस किस टाइप का आता है मैं आपको बता देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने के क्वेश्चंस आते हैं जो अपन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थ्री डिफरेंट अप्रोच है डीसीएफ मॉडल के, डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल्स के। पहला होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अंडर दिस मॉडल द एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड ऑफ कंपनी आर डिस्काउंट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर कंपनी दैट पे रेगुलर एंड सब्सटेंशियल डिविडेंड। दिस मॉडल इज मोर सुटेबल फॉर मेच्योर कंपनी। तो मेच्योर और डिफेंसिव कंपनीज के लिए डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज सुटेबल। Unlike bond, equity have perpetual life. Theoretically, further dividend payment are not contractual in nature. बॉन्ड में कूपन मिलना फिक्स है, लेकिन डिविडेंड पेमेंट आपको कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मिलेगा ही। तो ऐसा एजम्पशन डीडीएम जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है उसमें ऐसा एजम्पशन आपको मानना पड़ेगा और एस्टिमेट करना पड़ेगा। सेकंड है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। इसका फॉर्मूला बहुत बार आता है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल
also referred as perpetual growth model, provide a way to value a dividend paying company where the dividend is expected to grow perpetually at constant rate. For a company which cost of equity K and a dividend that is expected to grow at constant rate G, the fair value of the share P, the company would be equal to। तो इसको याद रखिएगा, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का जो ये फॉर्मूला है, P इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई K माइनस G। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, G हो गया ग्रोथ, और D1 डिविडेंड। थर्ड होता है P फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल, FCFE। One of the problem in using DDM is that it is not possible to use for company that do not pay dividend। अब डिस्काउंट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में क्या क्या कमी है कि ऐसी कंपनी जो डिविडेंड पे नहीं करती है उसका एस्टिमेशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। और ऐसा एग्जाम्पल किसके लिए है? गूगल जैसी कंपनीज के लिए, अल्फाबेट इंडस्ट्रीज, जो कि कभी पेड नहीं किया उन्होंने, गूगल ने कभी अपनी लाइफ में कभी डिविडेंड पे नहीं किया। FCFE free cash flow to equity model provide a alternate to dividend। Under this model, equity is valued by discounting the free cash flow to equity shareholder instead of the actual dividend paid by company। तो FCFE निकालना है तो क्या चीज पता होनी चाहिए? ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इंटरेस्ट पेमेंट एंड नेट बोरोइंग, एंड फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। FCFE मॉडल किसके लिए यूज होता है? हाई ग्रोथ फेस, ऐसी कंपनी जिसमें हाई ग्रोथ दिख रहा है। इफ अ कंपनी इज इन हाई ग्रोथ फेज, इट वुड बी इनऑपरेट टू अज्यूम अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर द कैश फ्लो। और वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCFE ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ फेज प्लस वैल्यू ऑफ परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ FCFE आफ्टर हायर ग्रोथ रेट। तो ऐसे अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। फिर होता है फ्री कैश फ्लो इनटू फर्म मॉडल। वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन यूजिंग FCFE मॉडल इज दैट अनलेस अ कंपनी हैज ऑब्जेक्टिव डेट पॉलिसी, इट इज नॉट पॉसिबल to objectively estimate the net borrowing। If a company doesn't have stated policy, the borrowing may be estimated using arbitrary consideration। This can lead to significant bias in valuation। तो उसके लिए फ्री कैश फ्लो इन फर्म मॉडल यूज होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजों को कंसिडर किया जाता है? ऑपरेशनल कैश फ्लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। और FCFF को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ईबिटा इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश चार्जेस लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। Apart from depreciation, other non-cash flow charge include amortization of capital expense, loss on sale of assets which are add back, gain on the sale of assets is deducted from FCFE and FCFE calculation। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट चैप्टर तो है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो इजी क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, जो कि इजीली बनने भी चाहिए। जैसे कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल, CAMP, विच डिफाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज फॉलो। तो इसका जो फॉर्मूला है K इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। अपने को थ्योरी समझ में आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला आता है। इसको देखते हैं थ्योरेटिकली थोड़ा सा।
In most of the valuation exercise, cost of debt is taken as prevailing interest rate in the company for borrower with comparable credit quality. And cost of equity is the rate of return on investment that is required by company common shareholders. Capital assets pricing model, which stabilize relation between risk and expected return from the basis of cost of equity. It has three component. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आरएफ बोलते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रेट दैट रिफ्लेक्ट द रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, आरएम, ठीक है। और बीटा क्या होता है, कंपनीज का क्या, यानी कि कंपनी जैसे मार्केट के ऊपर जा रहा है 10% और स्टॉक आपका जा रहा है 20%, तो उसका बीटा हुआ 2, ठीक है। और मार्केट 10% ऊपर जा रहा है लेकिन आपका स्टॉक जो है वो 5% ऊपर जा रहा है, तो आपके स्टॉक का बीटा हुआ 0.5। तो ऐसे बीटा भी निकाला जाता है। बीटा ऑफ स्टॉक मेजर चेंज इन द स्टॉक प्राइस विज़ चेंज इन द बेंचमार्क इंडेक्स, वही चीज है। तो ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एम माइनस आर एफ क्या होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब सेकंड है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म, डब्ल्यूएसीसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। WACC इक्वल टू KE इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी प्लस डेप प्लस KD इंटू 1 माइनस टैक्स इंटू डेप बाई इक्विटी प्लस डेप। ये फॉर्मूला भी बहुत बार पूछता है, ठीक है। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और मैं एक चीज बताना भूल गया, अभी जो वर्कबुक आई है लेटेस्ट वाली, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस उन्होंने जो एडिशन है अपना वो चेंज कर दिया है। तो अभी की जो बुक है वो सितंबर 2024 का अपडेट है उसमें, यानी कुछ कैलकुलेशंस या कुछ उन्होंने फॉर्मूले जो यानी कि कुछ जो एग्जांपल्स या कुछ फॉर्मूले उन्होंने थोड़े बहुत ही चेंज किए हैं। ओवरऑल बुक में जो चीज दिया गया है वो सेम है। कुछ चीजें जैसे जो एग्जांपल मार्केट बेस्ड होती है उसी को उन्होंने चेंज किया है। फिर है रिलेटिव वैल्यूएशन। DCF method throw a number of valuation based on stream of cash flow, their expected timing and discount rate. It is complicated method given the assumption which go into estimated estimation of future cash flow. Valuation exercise is undertaken to compare the price with value to arrive at whether a business is overpriced, underpriced and fair value of the price. तो वैल्यूएशन एक्सरसाइज क्यों की जाती है कि अपने को पता करना है कि बिजनेस ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है कि फेयर प्राइस है, ठीक है। तो दिस हेल्प एनालिस्ट मेक देयर रिकमेंडेशन बाय, सेल और होल्ड। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बिजनेस वी मे लाइक टू कंपेयर व्हाट वी गेट एंड व्हाट वी पे to arrive at sense of valuations. What we pay is the price and what we get is the earning and assets of the business. If we can compare price with earning and asset, we can get a sense of valuations. फिर होता है अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स में डिविडेंड यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू डिविडेंड रेशियो, इसको शायद अपन ने देखा भी है। डिविडेंड आर प्रॉफिट दैट कंपनी पे आउट टू इट्स इक्विटी होल्डर्स। We manage company maintain a stable dividend payout to its investor even while ensuring the growth prospect of the company are educated funded by plugging back a portion of profit. Dividend can be compared with share price for a sense of cheapness and expensiveness of equity. Popular known term of this subject is dividend yield. तो dividend yield कैसे निकालते हैं, dividend per share divided by current price of the stock. डिविडेंड यील्ड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। कंसीडर अ कंपनी विथ हिस्ट्री ऑफ पेइंग डिविडेंड 5
or more over last 5 years, including the last dividend, at different price point, dividend received translate into the following multiple. तो देखिए कैसा है, लास्ट 5 साल से किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो 50 रुपया उस समय उसका प्राइस था शेयर का, फिर डिविडेंड कितना दिया, 5 रुपया, तो डिविडेंड यील्ड कितना हुआ, 10%। लेकिन नेक्स्ट ईयर शेयर का प्राइस 100 हो गया, लेकिन डिविडेंड कितना था, 5 ही रुपया था, तो डिविडेंड यील्ड कितना हुआ, 5 रुपीज। ठीक है, प्राइस कितना है 150, डिविडेंड कितना है 5 रुपीज, तो डिविडेंड यील्ड 3.33, प्राइस डिवाइडेड बाई डिविडेंड। ठीक है, और अगर प्राइस शेयर का 200 रुपया हो गया तो भी 5 रुपए ही मिल रहा है, तो कितना हुआ डिविडेंड यील्ड 2.5। ठीक है, अर्निंग यील्ड क्या होता है, अर्निंग यील्ड निकालना है तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। व्हेन डिविडेंड yield are quite low, market analysts move to earning yield, a step higher to consider investment potential in stock. Earning yield may be defined as earning yield equal to earning per share divided by current price of the stock. The reciprocal of earning yield is the popular known price to earning ratio, which can be defined as प्राइस टू अर्निंग रेशो कैसे क्या होता है, करंट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है। ईपीएस रिप्रेजेंट द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस किसको बोलते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। द पी रेशो इंडिकेट द अमाउंट ऑफ प्राइस एंड इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट टू रिसीव 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट। It is calculated using the current market price and historical EPS. ठीक है, the forward P में by using the forecast EPS, investor may be willing to pay a higher price for the earning. P रेशो से यही समझ में आता है कि इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार है फॉर द अर्निंग इफ दे एक्सपेक्ट अबोव एवरेज ग्रोथ, यानी कि एवरेज ग्रोथ से ज्यादा अच्छा ग्रोथ कंपनी करने वाली है तो इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा पे करने को तैयार होता है। A stock with higher P ratio compared to peer group number and market P is considered to be expensive stock. Stock with relative low P is considered as undervalue. ठीक है, जिसका स्टॉक पी बहुत लो होता है उसको अंडर वैल्यू बोला जाता है, और जिसका पी हाई होता है उसको एक्सपेंसिव स्टॉक्स बोला जाता है। कई बार यहां से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। मोस्ट ऑफन इन्वेस्टर assess company based on their future potential rather than past performance. They tend to give higher importance to estimated future earning as compared to past report EPS. Period of reference for future earning estimate is somewhat subjective. ठीक है, if investor expect EPS for ongoing financial years to be unduly low or high, it may intended to compare the stock based on expected earning for next financial year. फिर सेकंड होता है ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी पीईजी मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपनी विथ हाई और लो ग्रोथ रेट शुड ट्रेड एट प्रीमियम कंपेयर टू देयर पीयर्स। हाउएवर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज लाइकली टू सब्जेक्टिव। ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो, also called PEG ratio, overcome this problem by factoring growth rate in its calculation. तो पी रेशो में केवल ग्रोथ रेट को डिवाइड कर दिया गया तो ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो आ जाता है। तो ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो कैसे निकलेगा, करेंट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय ग्रोथ। तो ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो यहां से निकल जाता है। और ग्रो पीईजी रेशो टर्म पॉइंट बाय पीटर लिंच के द्वारा पहली बार यूज किया गया था। ठीक है, अ सेवी इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर। Although a benchmark based on rule of thumb may not be appropriate in all circumstances, investor can compare PEG ratio of different company to identify companies that are attractive price compared to their competitors.
तो कंपनी क्या क्या कर सकता है इन्वेस्टर, एक पीईजी रेशो को डिफरेंट कंपनी, सभी कंपनीज को आइडेंटिफाइड, जो जिस कंपनी में उनको इन्वेस्टमेंट या एनालिसिस कर रहे हैं उससे कंपेयर करके अपन अट्रैक्टिव प्राइस निकाल सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं कि किस कौन ज्यादा सुटेबल है हमारे लिए। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, अ कंपनी विथ अर्निंग पर शेयर ₹10 इज ट्रेडिंग एट 120 while another company B with the same EPS is trading at 140 रुपीज। दोनों का ईपीएस सेम है लेकिन प्राइस में 20 रुपए का डिफरेंस है। द पी रेशो ऑफ ए एंड बी वुड बी 12, इसका 12 हो गया, और बी कंपनी का 14 हो गया। द बेस्ड ऑन पी रेशो इट वुड बी appear that A is better than B, ठीक है, क्योंकि इसका 12 का पीएस और बी का 14 का। Let us say A Limited is expected to grow at 10% per annum और B expected to grow at 15%. तो PEG ratio of A would be 1.2 into 1.2x, while B का जो PEG रेशो है 0.93 है। तो कौन सी कंपनी ज्यादा अट्रैक्टिव रही? कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए की ग्रोथ ज्यादा है। सॉरी, बी लिमिटेड, बी इज फार बेटर देन ए। ए फर्स्ट जो केवल पी रेशो में कंपनी ए ज्यादा बेटर दिख रही थी, लेकिन जब अपन ने ग्रोथ रेट को मल्टीप्लाई किया तब अपने को बी बी ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखा। ठीक है, ये कैलकुलेशन या एनालिसिस करने का तरीका है। फिर होता है एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिट रेशोस। इबिट या इबिटा दोनों यूज कर सकते हैं। Business can be funded by various source of capital, including common equity, preferred share capital, and debt. Since common equity has the residual interest, they are entitled for whatever is left after paying all others. The rate of return earned on equity would also be affected by the current capital structure of business. Thus, EPS in turn ratios such as PE or PEG are impacted by the capital structure of the company. While retail investor may not have major say on capital structure of company, controlling shareholder can alter the capital structure. रिटेल इन्वेस्टर्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज के लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कंट्रोलिंग या कंट्रोलर होते हैं जो शेयर होल्डर, वो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। From a acquire perspective, valuation ratio that is neutral to the capital structure is likely to be more suitable. So when companies value from the perspective of acquire, when it is potential acquisition target, it would be appropriate to value it based on enterprise value divided by EBIT या enterprise value divided by EBITDA, जिसको अपन ने चैप्टर 3 में भी देखा था, 3.1.7 में डिस्कस किया था कि इंटरप्राइज वैल्यू क्या है चैप्टर 3 में। Both the ratio are neutral to capital structure. However, in the case of capital intensive industry, difference is in the historical cost of assets, and choice of depreciation method can cause major discrepancy in the method of depreciation. Therefore, such industry is preferable to use EV by EBITDA. For other industry, EV by EBIT. तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में अपन ईवी बाई इबिटा यूज करते हैं, EBITDA, और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए ईवी बाई इबिट यूज करते हैं। सिमिलर टू पी रेशो ऑल एल्स हेल्ड कांस्टेंट, कंपनी विथ लोअर रेशो वुड बी कंसिडर अट्रैक्टिव वैल्यू कंपेयर टू अदर विथ हायर रेशो। तो ईवी बाई इबिटा जिसका लोअर होगा वो ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। कंपनी विथ हायर ग्रोथ पोटेंशियल, lesser riskier are likely to attract premium valuations.
ठीक है, जो कंपनीज में हायर ग्रोथ पोटेंशियल होती है और रिस्क भी उसमें कम है, वैसी कंपनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है प्रीमियम वैल्यूएशंस के लिए। फिर अपन देखते हैं इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल रेशो। पी रेशो, ईवी, ईबिटा आर कैन नॉट बी अप्लाई इफ अंडरलाइंग प्रॉफिट मेट्रिक इज निगेटिव। अगर कोई कंपनी निगेटिव में, अगर कोई कंपनी निगेटिव में प्रॉफिट दे रहा है या लॉस में, या लॉस में, तो ये तीन रेशोज उतने हेल्पफुल नहीं होंगे। तो उसके लिए इन द केस ऑफ कंपनी दैट हैव रिसेंटली मैनेज टू ब्रेक इवन, द प्रॉफिट इज लाइकली टू बी मच लोअर देन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। द अबोव मल्टीपल वुड बी टू हाई टू बी मीनिंगफुल। तो ईवी बाई सेल्स यानी कि इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाई सेल्स इज लाइकली टू बी मोर मीनिंगफुल मैट्रिक, एज सेल कैन बी नेवर बी निगेटिव। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी कंपनीज के लिए यूज होता है जिसमें प्रॉफिट मैट्रिक्स उसके लो निगेटिव में है या लॉस में। फिर असेट्स बेस्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स। द प्रीवियस सेक्शन लुक एट कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज पेड एंड व्हाट इज रिसीव्ड। लेकिन इस सेक्शन में क्या यूज करेंगे अपन, असेट विल रिप्लेस अर्निंग एंड फोकस ऑन बैलेंस शीट वेरिएबल टू आइडेंटिफाई वैल्यू इन बिजनेस। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हैं जिसको अपन फोकस करके कैलकुलेट करके अपन अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई एंड आरओसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इजी है। आरओई क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल और नेटवर्थ। आरओसी क्या होता है, एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मींस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी डेट प्लस नेटवर्थ। ROE and ROC indicate how well a business allocated its capital। इन दोनों से क्या पता चलता है कि कितना अच्छा आपने कैपिटल को एलोकेट किया है बिजनेस में। एंड व्हाट आर द रिटर्न ऑन द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी अलोंग विद डेब्ट, और आपको कैसा रिटर्न मिल रहा है ऑन बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट ऑल्सो। However, you and me as an investor are looking at return on our invested capital today, not essential return on book value. Business is not available at book value today. Therefore, our concern is return on our invested capital, which is defined as return on invested capital is minus earning divided by invested capital। अपन को ये सबसे ज्यादा मतलब नहीं होता, मान लो आज आपने बाय किया कल सेल कर दिया, तो अपने को रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टेड कैपिटल निकालना है या देखना है क्या रिटर्न मिल रहा है अपने को। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज माइनस अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। प्राइस टू बुक वैल्यू, profit based valuation ratio such as PV or EBITDA focus on how much an investor has to invest to earn a unit of profit। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन हाउ मच अ इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट टू गेन ओनरशिप इंटरेस्ट। इट इज कैलकुलेटेड एट प्राइस टू बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ इक्विटी, या प्राइस टू बुक रेशो इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दिस रेशो मेजर हाउ मच अ इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट टू गेट ओनरशिप राइट पर यूनिट ऑफ नेट असेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे अपने को उन नेट असेट्स जो है उन उनकी ऑनरशिप अपने को मिल सके। द रेशो मेजर हाउ मच इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट टू गेट ऑनरशिप राइट पर यूनिट ऑफ नेट असेट्स। The ratio is prefer more of valuing company in financial sector than in other sectors।
तो ये जो है वो फिनेंशियल सेक्टर्स में ज्यादा हेल्पफुल होती है। दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ बुक वैल्यू नंबर सिंस मोस्ट ऑफ द असेट्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज आर मॉनेटरी असेट, द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स आर मोर क्लोजली रिफ्लेक्ट देयर वैल्यू। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी के पास जो असेट्स होते हैं उनकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। In the case of capital intensive unit, account of historical cost accounting, the balance in value do not offer reflect fair value. कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज जो होती है उसमें जो बैलेंस शीट में अपने को वैल्यू मिलता है वो फेयर वैल्यू दोनों में ज्यादा मैचिंग नहीं होती। In the case of service and technology firm, their important asset including human capital and self-generated intellectual property do not find any place in the balance sheet. An accounting method follow the principle of conservatism. Book value of equity is often used to arrive at conservative value of equity, even though the ratio may not be ideal for derive fair value. तो अपने को याद रखना है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है सबसे बेस्ट होता है फिनेंशियल कंपनी के लिए। ठीक है, like most of the other all else constant, company with lower PB is considered attractive। तो जिसकी प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होगी वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, हायर होगा रेशो तो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है AFB फाइनेंस और LKH का। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, टोटल इक्विटी दिया है, मार्केट प्राइस, इसको अच्छे से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कई बार। AFB Finance is trading at 200 and LKH is 175. How do we identify which of the two is attractive buying using price to book value? ठीक है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना है तो AFB फाइनेंस का बुक वैल्यू पर शेयर है 198, क्योंकि 99,000 टोटल इक्विटी है, उसको डिवाइड किया गया है 50 लाख शेयर से, टोटल उनके जो शेयर्स है 50 लाख, तो वैसी प्राइस टू बुक वैल्यू है 160 LKH का। तो कैलकुलेट करने पे प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है 1.01 फॉर AFB एंड 1.09 फॉर LKH। तो AFB इज लेस एक्सपेंसिव देन LKH। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी होते हैं। जितना ये चैप्टर लेंदी और कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अगर अपन इसको सिंपल भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में इसको पढ़ भी लेना एक बार, तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अपन दे सकते हैं। और जो जो पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ जरूर शेयर करते रहता हूं। ठीक है, तो इसका बस कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, और अपन इसका जब रिवीजन भी करेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने को और सीखने को भी मिलेगी। इंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड रिसोर्स, इंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशो, इसमें क्या होता है, इंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कैसे निकालते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल कैपिटल क्या होता है, इक्विटी प्लस टोटल डेब्ट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख, इंटरप्राइज वैल्यू 6 लाख, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कितना है 6 लाख डिवाइडेड बाई 2 lakhs, तो आया 3। If ROC is 45 and investor is paying EV which is 3 times to the capital value, money would be generate only 1/3 of a ROE। ठीक है, the investment decision will depend upon whether it is adequate return on capital invested। फिर होता है नेट असेट्स वैल्यू अप्रोच, इसमें क्या होता है, नेट असेट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एंटाइटी असेट्स माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू ऑफ और नेटवर्थ ऑफ इक्विटी, एज one is using the market value of assets to arrive at net assets value।
Net asset value may represent the current value of total equity, or it may be divided a number of outstanding share to compute net asset value per share. The valuation method is used in some business which are extremely assets oriented. तो नेट वैल्यू असेट्स किस में यूज होता है? एविएशंस में, शिपिंग में एंड रियल एस्टेट्स में। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन अदर मैट्रिक्स और